हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय लोक प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। भारत में, इंडिया में जो भी लोक प्रशासन का जो एक सिस्टम है, न्याय का, कार्यपालिका का, न्यायपालिका का, जो भी जिस प्रकार से वो उनका अंतर संबंध क्या है, वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये सब हम आज इस विषय में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य संबंध। सरकार या शासन राज्य का आवश्यक कार्यवाहक यंत्र है जो राज्य की इच्छा को निर्धारित, व्यक्त तथा क्रियान्वित करता है। सरकार की अनुपस्थिति में राज्य की कल्पना करना वैसा ही है जैसे कि शरीर में प्राण का न होना। सोल्टाउ के अनुसार सरकार से आशय उन सब व्यक्तियों के एवं साधनों से है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे क्रियान्वित किया जाता है। गार्नर के शब्दों में सरकार वह संगठन है जिसके माध्यम से राज्य अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति करता है, अपने आदेशों को जारी करता है और अपने विषयों को संचालित करता है। सरकार के 3 अंग यथा जैसे कि व्यवस्थापिका, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर एक दूसरे से स्वतंत्र किंतु नियंत्रित रखे गए हैं, क्योंकि तीनों शक्तियों का एक स्थान पर संकेंद्रित होना निरंकुशता को न्योता देना है। प्रत्येक अंग अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र के अनुसार कृत्य निष्पादित करता है, तथापि यह माना जाता है कि तीनों ही एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करने लगे हैं अथवा किसी एक अंग की क्षति क्षीण हो गई है क्योंकि दूसरा अंग हावी हो रहा है। शासन की कतिपय गतिविधियां भी हैं जहां तीनों अंगों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। उदाहरण के हिसाब से संविधान की रक्षा का दायित्व विधायिका के कार्य। ठीक है। विधायिका सकारात्मक रूप से विधायिका को राष्ट्र का दर्पण, शिकायतों की समिति, जन इच्छा का मूर्त रूप तथा नकारात्मक रूप से बातें करने वाली दुकान, मृत निकाय, रबड़ की मुहर तथा कहा जाता है। कार्लाइन ने इसे बकवास घर कहा है। भारत में संसद, ब्रिटेन में पार्लियामेंट, जापान में डायट, अमेरिका में कांग्रेस तथा स्विट्जरलैंड की राष्ट्रीय सभा विधायिका या व्यवस्थापिका है जो नियम निर्माण का दायित्व निभाती है। संक्षेप में विधायिका निम्नलिखित कार्य करती है: कानूनों का निर्माण करना, बजट को स्वीकृति देना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, न्यायिक कार्य। ब्रिटेन की लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति पर महाभियोग की सुनवाई सीनेट करती है। निर्वाचन संबंधी कार्य, जैसे कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। संविधान संशोधन के कार्य, जन आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक, राजनीति, समाजीकरण तथा शिक्षण तथा पर्यवेक्षण, निगरानी तथा छानबीन संसदीय समितियों के द्वारा। विधायिका इन दायित्वों की पूर्ति जनप्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जो एक सदनीय जैसे यूनान तथा बुल्गारिया तथा द्विसदनीय जैसे भारत, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस इत्यादि विधायिका के सदस्य होते हैं। ऐसा माना जाता है कि विश्व भर में द्विसदनीय विधायिका ब्रिटेन की देन है। वस्तुतः पार्लियामेंट शब्द फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से बना है जिसका अर्थ है विचार के लिए सभा। कार्यपालिका के कार्य। अब कार्यपालिका के कार्य क्या होते हैं? विधायिका द्वारा बने गए कार्यों को व्यवहारिक स्तर पर कार्यान्वित कराने का दायित्व कार्यपालिका के कंधों पर है। कार्यपालिका कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि नाम मात्र की, वास्तविक, एकल, बहुल, संसदीय या अध्यक्षात्मक, पैतृक या निर्वाचित तथा तानाशाह कार्यपालिका इत्यादि। सभी प्रकार की कार्यपालिकाओं के कार्य लगभग एक जैसे ही होते हैं। पहला जैसे कि उदाहरण के लिए प्रशासन का संचालन करना, विदेशी संबंधों को प्रगाढ़ बनाना, विधि निर्माण में विधायिका की सहायता करना, न्यायिक कार्य जैसे कि अपराधियों को क्षमा करना इत्यादि, आय व्यय का निर्धारण एवं निष्पादन करना, सैनिक एवं राजनीतिक कृत्य, विधि नीति एवं कार्यक्रम बनाना इत्यादि। वस्तुतः कार्यपालिका के कार्यों की सूची उतनी ही लंबी है जितने की प्रशासन के कार्य हैं, इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका ही सरकार है। न्यायपालिका के कार्य, अभी हमने पढ़ा कि विधायिका के कार्य, फिर कार्यपालिका के कार्य, अब न्यायपालिका के कार्य। लोकतंत्र का मुख्य आधार स्वतंत्रता तथा समानता है, जिसकी रक्षा हेतु निष्पक्ष न्यायपालिका नितांत आवश्यक है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार
किसी शासन की उत्तमता की जांच करने के लिए सर्वोत्तम कसौटी उसकी न्याय प्रणाली की कार्यक्षमता है, क्योंकि न्याय की आधुनिक जीवन का मर्म है। यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहरा होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका के कार्य इस प्रकार से है: पहला, कानूनों की व्याख्या करना; दूसरा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना; तीसरा, संविधान की रक्षा करना; चौथा, अभियोग के निर्णय देना; पांचवा, न्यायिक प्रशासन संचालित करना; छठा, संघात्मक व्यवस्था की रक्षा करना; सातवां, परामर्श प्रदान करना; आठवां, कानूनी व्याख्याओं के माध्यम से कानून निर्माण करना; तथा नवा है शासन के कार्यों को वैधता प्रदान करना। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायिक पुनरावलोकन और के द्वारा न्यायपालिका अपनी सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करती है। न्यायपालिका न केवल नागरिकों बल्कि राष्ट्र की आत्मा संविधान की भी सजग प्रहरी होती है। अंतर संबंध। अब इनके बीच में, इन तीनों के बीच में अंतर संबंध क्या है? शासन के तीनों अंगों विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य संबंध न्यूनाधिक मात्रा में टकराव तथा संघर्ष के पर्याय रहे हैं, क्योंकि शक्ति तथा प्राधिकार की प्रबल इच्छा मानव का मूल स्वभाव है। सरकार के किसी भी अंग का कार्य संचालन मानवीय कुशलता तथा प्रतिबद्धता से ही अनुप्राणित है। सरकार के इन अंगों के मध्य अंतर संबंध की व्याख्या करने से पूर्व निम्नलिखित तथ्य विचारणीय है। पहला तथ्य है कि विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट विभाजन सरल नहीं है, क्योंकि ये प्रत्येक एक दूसरे के कार्यक्षेत्र से संबंधित गतिविधियां निष्पादित कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पूर्णतया समानुपात में क्रियान्वित नहीं हो सकता है, क्योंकि समानता शब्द अपने आप में सापेक्ष है। तीसरा पॉइंट है, एक अंग की शक्ति बढ़ने पर स्वतः ही दूसरे अंग की शक्ति क्षीण होती है, अतः असंतुलन होता है। चौथा पॉइंट है, इन अंगों की कार्यप्रणाली ऐतिहासिक, राजनीतिक, संवैधानिक, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक तथा अन्य कई प्रकार से कारकों से प्रभावित होती है। पांचवा पॉइंट है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अर्थात प्रेस इन्हें अत्यधिक प्रभावित करता है। शासन के तीनों अंगों का के मध्य अंतर संबंध बहुत जटिल इसलिए है कि विधि निर्माण का कार्य तीनों अंग निष्पादित करते हैं। विधायिका इस कार्य के लिए अधिकृत अंग है, जबकि कार्यपालिका विधि का प्रारूप तथा विनियम निर्मित करती है। इसी प्रकार न्यायिक निर्णयों के माध्यम से न्यायपालिका विशद रूप से नियमों तथा सिद्धांतों की व्याख्या करती है। सन 1994-2001 के मध्य भारत में न्यायिक सक्रियता के द्वारा व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के कार्यकरण पर आपत्तियां उठाई गई थी, लेकिन प्रश्न यह है कि कार्यपालिका को सच्चाई बताने वाली न्यायपालिका को दर्पण कौन दिखाए। यद्यपि न्यायपालिका में नियुक्तियां कार्यपालिका के माध्यम से होती है, तथापि न्यायपालिका लोक प्रशासन का अंग न होने के कारण आलोचना से बची रहती है। तीनों अंगों के मध्य संघर्ष का कारण नियंत्रण को न स्वीकारना भी है, जबकि सत्यता यह है कि बिना नियंत्रण की शक्ति भ्रष्ट आचरण को जन्म देती है। सन 1885 में लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक मॉडर्न डेमोक्रेसीज में विधायिकाओं के पतन का प्रश्न उठाया था, जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कम से कम भारतीय संदर्भों में यह अवश्य कहा जा सकता है कि कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति ने विधायिका की भूमिका गौण कर दी है, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र में वास्तविक कार्यपालिका विधायिका का ही एक भाग होती है। स्पष्ट है कि जिस मंत्रिपरिषद के पास लोकसभा में बहुमत होगा, वह कार्यपालिका इच्छानुसार विधि, नीति या कार्यक्रम निर्मित करेगा, अतः विधायिका मूकदर्शक ही रह जाती है। ठीक इसके विपरीत, जब किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता है, तो राजनीतिक दुर्भिसंधियों के कारण न केवल कार्यपालिका बल्कि विधायिका भी कमजोर प्रतीत होती है। वस्तुस्थिति यह है कि भारत के तीनों अंगों के अधीनस्थ कार्य करने वाली नौकरशाही की स्थिति सदैव निरंकुश तथा सर्वोच्च दिखाई दी है। भले ही इसके मूल में कोई भी कारण रहा हो, प्रशासनिक, न्यायाधिकरणों, प्रत्यायोजित विधान, संचार क्रांति, कल्याणकारी राज्य, दलगत राजनीति, जन जागरूकता तथा शक्ति मोह के कारण विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य संबंध स्थापित हो रहे हैं। लोकतंत्र की रक्षा हेतु निस्संदेह इनके मध्य संतुलन तथा सामंजस्य आवश्यक है। अब आता है मंत्रिमंडल, सचिवालय, संगठन एवं कार्यप्रणाली। ठीक है,
भारत में कैबिनेट सचिवालय स्वतंत्रता के बाद की घटना है। वे इसे ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी रचना स्वतंत्रता से पूर्व हो चुकी थी, किंतु इसका वर्तमान स्वरूप स्वतंत्रता के बाद ही अस्तित्व में आया। भारत में मंत्रिमंडल सचिवालय का आरंभ उस समय से होता है जबकि भारत सरकार द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विभागीय व्यवस्था की नींव रखी गई थी। वस्तुतः विभागीय व्यवस्था को कानूनी रूप से लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में दिया था। प्रारंभ में गवर्नर जनरल की परिषद ही परामर्शदाता मंडल का कार्य करती थी। जो कार्य का भार एवं कार्य की जटिलता बढ़ती गई तो विभिन्न विभागों का कार्य परिषद के सदस्यों को सौंपा जाने लगा, लेकिन केवल अत्यंत महत्वपूर्ण मामले गवर्नर जनरल द्वारा परिषद द्वारा संयुक्त रूप से संपादित किए जाते थे। कार्यकारिणी परिषद के सचिवालय का अध्यक्ष वायसराय का निजी सचिव होता था, किंतु वह परिषद की बैठकों में उपस्थित नहीं होता था। लॉर्ड विलिंगटन ने परिषद की बैठकों में अपने निजी सचिव को सम्मिलित करने की परंपरा डाली, जो बाद के वर्षों में चालू रही। नवंबर 1935 में वायसराय के निजी सचिव को कार्यकारिणी परिषद के सचिव का अतिरिक्त दर्जा प्रदान किया गया। सितंबर सन 1940 के अंतिम में सरकार के आदेश द्वारा इस सचिवालय का नाम परिवर्तित किया गया और कार्यकारिणी परिषद का यह सचिवालय अब मंत्रिमंडल सचिवालय कहा जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय की भूमिका में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया और अब यह केवल मंत्रालयों में पत्रों को भिजवाने वाली संस्था ही न रहकर विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय करने वाली संस्था के रूप में परिवर्तित हो गई। 1947 में मंत्रिमंडल की रक्षा समिति के गठन से इसके कार्यों में और भी अधिक वृद्धि हुई। इस रक्षा समिति को सचिवालयीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से मंत्रिमंडल सचिवालय में एक पृथक सैनिक प्रशाखा स्थापित की गई। फरवरी 1949 में मंत्रिमंडल आर्थिक समिति की स्थापना में से इसके कार्य क्षेत्र में और अधिक वृद्धि हुई। यह समिति आर्थिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मामलों पर शीघ्रता से उच्च स्तरीय विचार विमर्श करने के लिए निर्मित की गई थी। इस स्थिति का सचिवालय जून 1950 तक वित्त मंत्रालय से संबद्ध रहा, किंतु प्रशासनिक सुविधा के कारण इस सचिवालय को कैबिनेट सचिवालय में समाविष्ट कर लिया गया तथा इस नई संस्था को आर्थिक विंग का नाम दिया गया। बाद में अनावश्यक दोहराव रोकने के लिए इस विंग को अक्टूबर 1955 में मुख्य सचिवालय में मिला दिया गया। सन 1954 में O&M प्रभाग स्थापित किया गया तथा इसको कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत रखा गया। 1961 में सांख्यिकी विभाग का सचिवालय के भाग के रूप में निर्माण किया गया। जुलाई 1965 में संयुक्त इंटेलिजेंस समिति के सहायता कैबिनेट सचिवालय में एक इंटेलिजेंस विभाग की स्थापना की गई तथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान का विषय शिक्षा मंत्रालय से हटाकर मंत्रिमंडल सचिवालय को सौंप दिया गया। इस कार्य के लिए पृथक विभाग वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना की गई। 1971 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान की मंत्रिमंडल सचिवालय से पृथक योजना मंत्रालय के अधीन किया गया तथा इस प्रकार 1971 के मध्य कैबिनेट सचिवालय में 4 विभाग रह गए। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य। भारत में कैबिनेट की कार्यकुशलता तथा प्रशासन की सुव्यवस्था बहुत कुछ मंत्रिमंडल सचिवालय की क्षमता पर निर्भर करती है। मंत्रिमंडल सचिवालय केंद्रीय प्रशासन की धुरी है। इसके प्रमुख कार्य इस प्रकार है। निम्नलिखित मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्य सूची तैयार करना, मंत्रिमंडल की बैठकों में वाद विवाद तथा निर्णय और निश्चयों का अभिलेख करना, मंत्रिमंडल के लिए सचिवालय संबंधी कार्यों का संपादन करना, मंत्रिमंडल समितियों, मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त समितियों, मंत्रिमंडल के आदेशानुसार स्थापित समितियों के लिए सचिवालय संबंधी कार्यों का निष्पादन करना, संसद में विधि निर्माण के लिए किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करना, विभिन्न मंत्रालयों के महत्वपूर्ण कार्यों में समन्वय करना, मासिक सार लेखों तथा संक्षिप्त टिप्पणियों द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं अन्य को विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों से परिचित रखना। और 8वां पॉइंट है सांख्यिकी एकत्रित करने के मापदंड, आदर्श एवं पद्धति निश्चित करना, केंद्रीय सांख्यिकी संपादन राष्ट्रीय नमूना सर्वे के निदेशक एवं कंप्यूटर केंद्र को प्रशासित करता है। अब आता है मंत्रिमंडल का संगठन। अब इसमें संक्षेप में मंत्रिमंडल सचिवालय को मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत सभी विषयों के संबंध में सचिवालय की सहायता और आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है। इसमें कतिपय प्रमुख कार्य हैं कि संसद में व्यवस्थापन के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव तैयार करना, राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर संसद में दिए जाने वाले अभिभाषणों और संदेशों को तैयार करना,
वित्तीय तथा राष्ट्रपति के साथ संधियां और समझौते या विचार विमर्श आदि के से संबंधित मामले, विदेशों में भेजे जाने वाले शिष्टमंडलों आदि के स्वरूप से संबंधित प्रस्ताव तैयार करना, संसद के अधिवेशनों को आरंभ करने, स्थगित करने और लोकसभा को भंग करने सभी प्रस्तावों पर विचार करना, राज्य अथवा स्तर पर प्रशासनिक विलंब या कठिनाइयों को दूर करने के लिए सुझाव देना, विभिन्न मंत्रियों द्वारा निर्णय हेतु प्रस्तुत प्रस्तावों या निर्देश प्राप्त करने संबंधी आवेदनों पर कार्रवाई करना, विभिन्न मंत्रालयों में जांच, किसी विषय पर विवाद उत्पन्न होने पर समन्वयकर्ता का कार्य करना, सार्वजनिक जांच समितियों को नियुक्ति और ऐसी समितियों की रिपोर्टों पर विचार करना, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए किसी भी पूर्व कार्य पर पुनर्विचार, सरकार द्वारा चलाए गए किसी अभियोग को वापस लिए जाने संबंधी कार्य। इस प्रकार के कार्य इतने सारे कार्य मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं। अब मंत्रिमंडल सचिवालय का संगठन। मंत्रिमंडल सचिवालय प्रत्यक्षतः प्रधानमंत्री के अधीन है। इसका सचिव कैबिनेट सचिव कहलाता है। इसकी सहायता के लिए अन्य अधिकारीगण होते हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन मंत्रिमंडल मामलों संबंधी विभाग, सेवी वर्ग विभाग, सांख्यिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक विभाग होते हैं। मोटे रूप से सचिवालय की संगठन रचना इस प्रकार से है। पहला प्रधान सचिवालय, दूसरा सैनिक प्रशाखा, तीसरा आर्थिक प्रशाखा। अब प्रधान सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय का अध्यक्ष एक सचिव होता है। इसकी सहायता के लिए एक संयुक्त सचिव, एक उप सचिव, 4 अवर सचिव तथा 6 अनुभाग अधिकारी होते हैं। प्रधान सचिवालय की 4 शाखाएं होती है: मंत्रिमंडल शाखा, समन्वय शाखा, सम्मान शाखा, सामान्य शाखा। सैनिक प्रशाखा, दूसरा पॉइंट, सैनिक प्रशाखा में यह शाखा राष्ट्रीय रक्षा परिषद तथा सेना संबंधी रक्षा मंत्री की समिति आदि से संबंधित सारे कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री की बातों पर पुनर्विचार समिति, सेवी वर्ग अधिकारी समिति, सेनाध्यक्षों की समिति तथा अन्य समितियों जैसे कि संयुक्त आयोजन समिति, संयुक्त प्रशिक्षण समिति, संयुक्त संचार समिति, इलेक्ट्रॉनिक समिति, अन्य आदि के संबंधित कार्य भी इसी शाखा द्वारा किए जाते हैं। यह शाखा संघीय युद्ध पुस्तिका के प्रकाशन से संबंधित कार्य भी करती है। आर्थिक प्रशाखा, यह प्रशाखा मंत्रिमंडल के आर्थिक उत्पादन व वितरण समिति तथा अर्थ सचिवों की समिति आदि के सचिवालय संबंधी संपूर्ण कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। सन 1961 में भारत सरकार ने मंत्रिमंडल सचिवालय का 2 विभागों में पुनर्गठन किया: मंत्रिमंडल मामलों का विभाग तथा सांख्यिकी विभाग। पहला विभाग मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को दी जाने वाली सचिवालय सहायता तथा कार्य के नियमों से व्यवहार करता है। दूसरा विभाग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण, भारतीय सांख्यिकी संस्थान तथा सांख्यिकी से संबंधित अन्य समस्याओं से व्यवहार करता है। मई 1977 एवं सेवी वर्ग एवं प्रशासनिक सुधार विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन था, लेकिन इसी समय से इसे गृह मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया। मुख्य सचिवालय के अतिरिक्त मंत्रिमंडल सचिवालय में 4 प्रमुख संगठन शामिल किए गए हैं: सुरक्षा महानिदेशक, अनुसंधान एवं विश्लेषण शाखा, संयुक्त अन्वेषण समिति और विशिष्ट सुरक्षा समूह। मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सचिव का उत्तराधिकारी है। यह वरिष्ठतम लोक सेवक होने के नाते भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम सदस्य होता है। उसे लोक सेवकों की सरकारी सूची में सबसे शीर्ष स्थान प्राप्त है। वह सीधा प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है। कई अवसरों पर सचिवों के प्रत्यक्ष ही मंत्रिमंडल सचिव से कार्य संपन्न कराने की कोशिश की, किंतु इसे प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप ही माना जाएगा और भ्रम व उलझन बढ़ने से की गुंजाइश रहती है। क्योंकि मंत्रिमंडल सचिवालय प्रधानमंत्री के नियंत्रण में होता है, अतः उसके कार्यों के बारे में उसी का उत्तरदायित्व रहता है। मंत्रिमंडल सचिव मंत्रिमंडल की बैठक के समय प्रधानमंत्री के पास बैठता है एवं उसको सभी मामलों से परिचित कराता है। वह केंद्रीय स्थापना मंडल का पदेन अध्यक्ष तथा प्रशासन पर सचिवों की समिति का अध्यक्ष होता है। वह राज्यों के मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करता है। उसके पद की महत्ता को आयांगर प्रतिवेदन निम्नलिखित शब्दों से व्यक्त करता है: मंत्रिमंडल सचिव प्रशासनिक अधिकारियों से
में सबसे ऊंची रैंक का व्यक्ति होता है, जो अपने गुणों, शक्ति, पहल करने की क्षमता तथा प्रभावशीलता के कारण इस पद पर नियुक्त किया जाता है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय के समन्वयात्मक कार्यों को देख सकता है, विशेषतः उन कार्यों को जिनसे मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री रुचि रखते हैं। ब्रिटेन में कैबिनेट सचिव के पद के महत्व को देखते हुए गोपाल स्वामी अयंगर ने सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री अथवा मंत्रियों द्वारा प्रशासनिक नियुक्तियों के लिए जो सलाहकार सचिव समिति है, उसका कैबिनेट सचिव पदेन अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। संक्षेप में, भारतीय प्रशासन का सबसे शक्तिशाली पद प्रतिष्ठित पद है। उसके कार्य, सत्ता और प्रभाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वह सभी उच्च पदस्थ सचिवों के लिए परामर्शदाता का कार्य करता है। जब कभी वे विभागीय कठिनाइयों को लेकर उसके पास आते हैं तो वह न केवल उन्हें परामर्श देता है वरन वो निर्देश भी देता है। वह परामर्शदाता, मार्गदर्शक एवं मित्र की भूमिका का निर्वाह करता है। संक्षेप में, उसका पद सामान्य मंत्रालयिक कार्यों के संपादन का है, न कि मंत्रालयों के परिप्रेक्ष्य में सूत्र कार्यों के संपादन का। उसका कार्य सहायता करने का है, न कि चौकसी करने का। उसके पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों को देखते हुए उसे वर्तमान में 90,000 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाता है। मंत्रिमंडल सचिवालय के संबंध में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के सुझाव। मंत्रिमंडल सचिवालय एक प्रभावशाली समन्वय करने वाला निकाय है, किंतु प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि प्रभावशाली समन्वय कार्य में यह सचिवालय उतना सक्षम नहीं हो सका। आयोग ने इसके पुनर्गठन और इसकी कार्य क्षमता के विकास के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं। अब क्या सुझाव दिए हैं? पहला सुझाव है, सांख्यिकी विभाग को वित्त विभाग में मिला दिया जाना चाहिए तथा सैन्य प्रशाखा की रक्षा मंत्रालय को सौंप दी जानी चाहिए। ऐसा करने से इस सचिवालय के पास अधिकांशतः ऐसे विभाग बचे रहेंगे जिनका संबंध मंत्रिमंडल मामलों से है। दूसरा पॉइंट, उपयुक्त विभागों को हटाकर इस सचिवालय का इस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए कि इसमें सरकारी कार्यों के निष्पादन हेतु विशेषीकृत इकाइयों की व्यवस्था हो। इन इकाइयों के कार्य होंगे मंत्रालयों के प्रमुख निर्णयों का स्मरण लेख प्राप्त कर प्रधानमंत्री को अवगत कराते रहना, मंत्रियों के सम्मुख निर्णयों का स्मरण लेख प्राप्त कर प्रधानमंत्री के सम्मुख प्रस्तुत करना, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल तथा कैबिनेट सचिवालय द्वारा उच्च मंत्रिमंडलीय कार्य क्षेत्र में नई नीतियों को नया रूप देने में सहायता करना, प्रधानमंत्री के विचारों से मंत्रिमंडल तथा मंत्रिमंडलीय समितियों को समय समय पर अवगत कराते रहना। तीसरा पॉइंट है, मंत्रिमंडल सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले पदाधिकारी को कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष कर दिया जाए। संक्षेप में, प्रशासनिक व्यवस्था में मंत्रिमंडल कार्यालय का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना के बाद इसके महत्व में धीरे धीरे अब कुछ कमी अवश्य देखी जा सकती है। फिर भी मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल के सचिवालय संबंधी कार्यों के लिए एक स्टाफ भुजा के समान है, अतः उसे सरकारी कार्यों का निष्पादन करने हेतु सरकारी विभाग मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए अब इसके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि निबंधात्मक अगर बड़े प्रश्न दिए जाते हैं उसमें कैसे प्रश्न आएंगे कि भारतीय प्रशासन में मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य तथा भूमिका का विवेचन करो, या फिर मंत्रिमंडल सचिवालय के संगठन एवं कार्य बताओ, या फिर मंत्रिमंडल सचिव के कार्य एवं भूमिका का परीक्षण करो, मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य, मंत्रिमंडल सचिव के कार्य, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री को सचिवालयी सहायता प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री सचिवालय की स्थापना की थी, जो आज प्रधानमंत्री कार्यालय या PMO कहा जाता है। प्रधानमंत्री सचिवालय का नामकरण जून 1977 में प्रधानमंत्री कार्यालय किया गया तथा स्वतंत्रता के पूर्व गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद PMO के कार्य निष्पादन करती थी। जिस प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सत्ता का केंद्र बनता जा रहा है, उसी प्रकार संघीय स्तर पर PMO की स्थिति बन रही है। भारत सरकार के कार्य आवंटन नियम 1961 के अंतर्गत PMO को सन 1961 में एक विभाग का दर्जा प्राप्त है। इस नियमों में इस कार्यालय का कार्य केवल प्रधानमंत्री को सचिवीय सहायता देना बताया गया है। संगठन, प्रधानमंत्री कार्यकाल का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, तथापि कई बार राज्य मंत्री या उपमंत्री का पद भी इस कार्यालय में सृजित किया जाता है।
जैसा कि पीवी नरसिम्हा राव सरकार के में भुवनेश चतुर्वेदी तथा बाद में असलम शेर खां को पीएमओ में राज्य मंत्री का कार्यभार दिया था। इसी प्रकार अरुण सिंह को राजीव गांधी ने पीएमओ में राज्य मंत्री नियुक्त किया था। केवल यह व्यवस्था प्रायः अल्पकालीन ही रही। अब क्या होता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय संगठन में क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसके नीचे राज्य मंत्री होता है, उसके नीचे प्रधान सचिव होता है। प्रधान सचिव के अंडर में मीडिया सलाहकार, अतिरिक्त सचिव, सुरक्षा सलाहकार, कार्य निष्पादन प्रबंधन इकाई। अब उसके अंडर में क्या होता है कि संयुक्त सचिव होता है, निदेशक होता है, विशेषाधिकारी होता है और उप सचिव होता है। अन्य सहायक कार्मिक लगभग 450 लोग होते हैं। प्रशासनिक स्तर पर पीएमओ का एक प्रधान या प्रमुख सचिव होता है। सन 1947 में पंडित नेहरू ने HVR अयंगर को प्रधान सचिव निजी सचिव नियुक्त किया। उसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में LK झा प्रधान सचिव बने, जिन्होंने पीएमओ को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संगठन में परिवर्तित किया। इंदिरा गांधी के शासनकाल में PN हक्सर, PC अलेक्जेंडर तथा PN धर, राजीव गांधी के समय सरला ग्रेवाल तथा BG देशमुख एवं PV नरसिम्हा राव के काल में BN वर्मा ने इस पद को नई ऊंचाइयां तथा गरिमा प्रदान की। वस्तुतः भारत में पीएमओ का सचिव प्रधानमंत्री का अत्यंत विश्वास पात्र अधिकारी होने के कारण नीति निर्माण तथा अन्य शासकीय कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रधान सचिव के पद पर सेवारत या सेवानिवृत्त IAS अधिकारी अथवा किसी अन्य योग्य व्यक्ति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधान सचिव की सहायतार्थ एक अतिरिक्त सचिव, एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, एक मीडिया सलाहकार, 5 संयुक्त सचिव, 4 निदेशक तथा एक विशेषाधिकारी कार्यरत है, जो कार्मिक एवं नीति विषयक मामलों, विधि एवं न्याय, रेलवे, परिवहन, संचार, विदेश तथा अणुशक्ति, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, समन्वय, आपातकालीन समस्याएं तथा उत्तरी पूर्वी राज्यों के प्रकरणों में प्रधान सचिव की सहायता करते हैं। इन अधिकारियों को प्रदत्त कार्य इस बात पर निर्भर करते हैं कि सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री के पास कौन से मंत्रालय है। प्रायः एक संयुक्त सचिव को कुछ मंत्रालय तथा कुछ राज्यों का प्रभार दिया जाता है। निदेशक एवं उप सचिव संयुक्त सचिव की सहायता करते हैं। विशेषाधिकारी पद पर नियुक्त प्रायः राजनीतिक तथा मित्रता लाभों के लिए की जाती है। इंद्र कुमार गुजराल ने जब प्रोफेसर भवानी सेन गुप्ता को पीएमओ में विशेषाधिकारी नियुक्त किया तो लोकसभा में भारी हंगामा हुआ, क्योंकि गुप्ता भारत के परमाणु बम निर्माण के विरोधी परमाणु बम निर्माण के विरोधी CTBT के समर्थक तथा सियाचिन के मामले में पाकिस्तान के समर्थक माने जाते थे। इस विवाद के चलते प्रोफेसर गुप्ता को 2 दिन में ही त्यागपत्र देना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ब्रजेश मिश्र का दबदबा संपूर्ण तंत्र पर स्पष्ट दिखाई देता था। वाजपेयी ने पीएमओ में मंत्रियों के 35 समूह भी बनाए थे। पीएमओ में अन्य सरकारी अधिकारी कर्मचारी आवश्यकता के अनुसार नियुक्त किए जाते हैं। वस्तुतः पीएमओ में कार्यरत विभिन्न अधिकारी प्रधानमंत्री द्वारा विभिन्न मंत्रालयों को दिए गए निर्देशों की प्रगति पर निगरानी रखते हैं। अधिकारियों का यह समूचा बहुधा लघु मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। गृह मंत्रालय के अधीन रहे जम्मू कश्मीर विभाग को 1 नवंबर 1994 में प्रधानमंत्री के अधीन कर दिए जाने के कारण यह कार्यालय इससे संबंधित कार्य भी संभालता था, किंतु मई 1998 में जम्मू कश्मीर विभाग पुनः गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया। आवश्यकतानुसार अन्य अनुभाग या प्रकोष्ठ भी प्रधानमंत्री कार्यालय में स्थापित किए जा सकते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में अयोध्या प्रकोष्ठ पृथक से बनाया गया था। जून 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार द्वारा प्रमुख विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं की निगरानी हेतु कार्य निष्पादन प्रबोधन इकाई गठित की गई थी। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रीय कौशल विकास, व्यापार एवं आर्थिक संबंध, ऊर्जा समन्वय तथा प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद भी पीएमओ में कार्यरत रहते हैं। अब पीएमओ के काम क्या क्या है, कार्य क्या क्या है। पीएमओ का मुख्य कार्य प्रधानमंत्री को प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करना है। सारांश है ये निम्नलिखित कार्य हैं। प्रधानमंत्री को उनके अधीन विभागों या मंत्रालयों के कार्य के निस्तारण में सहायता देना। कार्यविधि नियमों के अंतर्गत प्रधानमंत्री को प्राप्त सभी कार्यों तथा उत्तरदायित्वों से संबंधित प्रकरणों का निस्तारण करना। प्रधानमंत्री को योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, द्वीप विकास प्राधिकरण, राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण, राष्ट्रीय दक्षता विकास परिषद, विश्व भारती गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के पदेन अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों से संबंधित निर्वहन की में सहायता देना, प्रधानमंत्री की यात्राओं, दौरों, अतिथियों का सत्कार तथा जनसंपर्क से संबंधित कार्य करना, प्रधानमंत्री के पास आने वाली शिकायतों, गंभीर प्रकरणों तथा नीतिगत मामलों की छानबीन करना तथा प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कोष तथा अन्य कोषों पर प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रकरण निस्तारण करना, भ्रष्टाचार के मामलों में नियंत्रक संगठन की भूमिका निभाना, कैबिनेट सचिवालय, प्रधानमंत्री हाउस तथा अन्य विभागों के मध्य समन्वय स्थापित करना, महत्वपूर्ण नीतिगत प्रकरणों को संपूर्ण विवरण सहित प्रधानमंत्री को प्रस्तुत करना, सभी उच्च पदों, मिशनों, आयोगों, बोर्डों एवं समितियों इत्यादि में नियुक्ति के प्रकरण निस्तारित करना, प्रधानमंत्री को संसदीय प्रश्नों के उत्तर में सहायता प्रदान करना, प्रधानमंत्री की विशेष समितियां जैसे कि व्यापार तथा उद्योग परिषद, आर्थिक मामले सलाहकार परिषद तथा रक्षा मामलों की समिति इत्यादि प्रशासनिक सहायता प्रदान करना इत्यादि कार्य पीएमओ करता है। पीएमओ के कार्य सत्तारूढ़ प्रधानमंत्री की इच्छा से प्रभावित होते हैं। जम्मू कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए प्रायः पीएमओ में पृथक से प्रकोष्ठ बना रहता है। इस प्रकार सन 1997 में गुजरात सरकार ने भ्रष्टाचार नियंत्रण प्रकोष्ठ पीएमओ में बनवाया था। दरअसल पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय तथा प्रधानमंत्री हाउस ऐसे 3 विभिन्न स्थल है जहां प्रधानमंत्री की इच्छा किसी एक स्थान पर अधिक केंद्रित रहती है। कई बार प्रधानमंत्री के मित्रों, रिश्तेदारों, नौकरशाहों, राजनीतिज्ञ, उद्योगपतियों तथा कुछ विशिष्ट प्रभावशाली व्यक्तियों से युक्त प्रधानमंत्री हाउस पीएमओ की तरह कार्य करने लग जाता है। विशिष्ट परिस्थितियों में प्रधानमंत्री उसका काम होता है। अब आता है केंद्रीय सचिवालय। पीएमओ हो गया, अब केंद्रीय सचिवालय है। भारत सरकार के अधीन समस्त मंत्रालयों तथा विभागों का सामूहिक नाम केंद्रीय सचिवालय या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है। आधुनिक केंद्रीय सचिवालय नामक प्रशासन व्यवस्था की शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के दौरान हुई। हालांकि मौर्य काल, गुप्त काल, सल्तनत काल तथा मुगल काल में भी इस सल्तनत तत्कालीन शासकों के राजकार्यों को पूर्ण करने के लिए कई प्रकार के विभाग एवं राज कर्मचारी कार्यरत रहते थे। लेकिन वर्तमान भारतीय प्रशासनिक तंत्र मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा स्थापित तथा कालांतर में किंचित परिवर्तित प्रणाली का पर्याय माना जाता है। ब्रिटिश काल में इसे इंपीरियल सेक्रेटेरिएट कहा जाता था। विकास, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापारिक कार्यों को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए परिषद तथा उसके सचिव के माध्यम से कतिपय प्रशासनिक कार्यवाही निष्पादित करती थी। इस परिषद की स्थापना कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सन 1756 में की गई थी, जो कालांतर में कंपनी के राजनीतिक तथा प्रशासनिक कृत्यों को पूरा करने वाला अभिकरण बन गया। एक सचिव तथा अन्य 3 अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों से शुरुआत हुई। यह परिषद शनि शनि विशालकाय सचिवालय में बदलती चली गई, क्योंकि प्लासी एवं बक्सर की लड़ाइयों के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी न रहकर भारत की शासक बन चुकी थी। कंपनी को शासन चलाने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा नियुक्त नियंत्रक मंडल तथा कंपनी के अंशधारियों द्वारा नामित निदेशक मंडल दिशा निर्देश जारी किए करते थे, जिसका प्रशासनिक क्रियान्वयन फोर्ट विलियम कार्यालय कलकत्ता से होता था। कंपनी की छवि को सुधारने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित गोपनीय समिति की अनुशंसा पर ब्रिटिश संसद ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था, जिसके अनुसार बंगाल प्रेसिडेंसी में नियुक्त गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यीय परिषद को संपूर्ण प्रशासन तंत्र का नियंत्रणकर्ता बना दिया गया। भारत में केंद्रीय सचिवालय का यह प्रारंभिक स्वरूप था। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत के प्रवर्तन के पश्चात भारत आए वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस जैसे गवर्नर जनरल के शासनकाल में केंद्रीय सचिवालय में अनेक संगठनात्मक सुधार हुए। सन 1853 में राजलेख के माध्यम से योग्यता आधारित भर्ती व्यवस्था की शुरुआत हुई। प्रारंभिक सचिवालय में विदेश, वित्त, गृह तथा सैन्य विभाग कार्यरत थे। अंग्रेजी शासन के प्रसार तथा राजकार्यों में वृद्धि होने के कारण केंद्रीय सचिवालय तथा बंगाल सरकार के राज्य सचिवालय को सन 1843 में पृथक किया गया तथा
केंद्रीय सचिवालय में अन्य विभाग स्थापित होने लगे। स्वतंत्र विभागों के रूप में 1855 में सार्वजनिक निर्माण विभाग, सन 1869 में विधि विभाग, 1871 में कृषि एवं राजस्व विभाग, सन 1905 में उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सन 1910 में शिक्षा विभाग, 1923 में स्वास्थ्य विभाग की स्थापना हुई। 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग से रेलवे के कार्य छीनकर रेलवे बोर्ड को दे दिए गए। सन 1861 में भारतीय पुलिस अधिनियम के माध्यम से सैन्य तथा पुलिस कार्यों को पृथक किया गया। सन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के पश्चात केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के विषय पृथक कर देने से राज्यों में सचिवालयों का सुदृढ़ीकरण किया गया तथा सेक्रेटरीट प्रोसीजर कमेटी 1919 के अनुशंसा पर सचिवालय की व्यवस्था में अन्य कई परिवर्तन किए गए। सन 1937 में मैक्सवेल समिति की अनुशंसा पर मंत्रालयिक कार्मिकों को सहायक तथा क्लर्क के रूप में बांटा गया। इस प्रकार केंद्रीय सचिवालय के अन्य अधिकारियों के पदनामों, चयन प्रक्रिया, विभागों में कार्य क्षेत्र तथा विस्तार के क्रम में अनेक सामयिक परिवर्तन होते रहे, किंतु यह सचिवालय भारत सरकार की नीतियों के निरूपण, क्रियान्वयन तथा नियंत्रण में सदैव से ही अग्रणी भूमिका निर्वाहित करता रहा है। केंद्रीय सचिवालय की स्थापना शुरू में कलकत्ता में हुई क्योंकि यह शहर भारत निर्वाहित करता था, यह शहर की राजधानी भी था, किंतु जब सन 1911 में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित हुई तो यह सचिवालय भी दिल्ली में स्थापित हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मंत्रिमंडल या अलग अलग प्रकार के ऑफिसेज, अलग अलग प्रकार के कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार के विभाग उन्होंने बनाए जो कि वहाँ पर कार्य करते हैं। फिर आवश्यकता, अब इसकी आवश्यकता क्या है, नीड क्या है इसकी, अब आवश्यकता बताते हैं कि केंद्रीय सचिवालय की आवश्यकता है महत्व के क्रम में निम्नलिखित कारण वर्णित किए जाते हैं। पहला, लोक नीति तथा कानून निर्माण सचिवालय का प्रमुख कार्य है। चूंकि संसदीय लोकतंत्र में यह दायित्व राजनीतिक कार्यपालिका का होता है, अतः सुझाव देने का एवं सहायता प्रदान करने हेतु स्थायी प्रशासनिक तंत्र की आवश्यकता होती है। दूसरा, मंत्रीगण बहुत सारे राजनीतिक एवं राजनीतिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अतः उनके प्रशासनिक कार्यों का निष्पादन एवं सहायता सचिवालय प्रदान करता है। मंत्रियों को योजना एवं कार्यक्रम निर्माण में सचिवालय द्वारा तकनीक सहायता प्रदान की जा सकती है। राजनीतिक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद अस्थायी तथा अकुशल होती है, अतः उसे स्थायी कार्यपालिका एवं कुशल कार्मिकों की आवश्यकता है। सचिवालय द्वारा मंत्रियों को तटस्थ एवं व्यवहारिक सुझाव दिया जा सकता है। वस्तुतः सचिवालय व्यवस्था आधुनिक कल्याणकारी प्रशासकीय राज्यों का अभिन्न अंग है जिसका कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है। भारत में केंद्रीय सचिवालय की निम्नलिखित विशेषताएं कही जाती है। पहला, ब्रिटिश काल में स्थापित प्रशासनिक संगठन है जो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। दूसरा पॉइंट है, भारत प्रशासन तंत्र का शीर्षस्थ तथा विशालतम संगठन है। तीसरा पॉइंट है, सरकार के बढ़ते दायित्वों तथा कार्यक्षेत्रों में विस्तार के कारण केंद्रीय सचिवालय की काया भी सूझती रही है। पॉइंट नंबर 4, इसमें लोक सेवाओं तथा नौकरशाही की समस्त अच्छाइयाँ एवं बुराइयाँ व्याप्त है। पॉइंट नंबर 5, यह केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों एवं विभागों का एकीकृत नाम है। पॉइंट नंबर 6, मंत्रालयों या विभाग के अधीन कुछ कार्यकारी संस्थाएं तथा निदेशालय, बोर्ड, आयोग, संस्थान तथा लोक उपक्रम इत्यादि कार्यरत है जिनके क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकता अनुसार राज्यों में कार्यरत है। केंद्रीय सरकार की नीतियों, विधियों तथा कार्यक्रमों के निर्माण एवं नियंत्रण में इस सचिवालय व्यवस्था की अहम भूमिका होती है। पॉइंट नंबर 8, केंद्रीय सचिवालय के प्रत्येक मंत्रालय तथा विभाग का शीर्षस्थ पद राजनीतिक मंत्री द्वारा तथा प्रशासनिक स्तर पर सचिव पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, सुविधा की दृष्टि से मंत्रालय को कई विभागों, खंडों एवं संभागों में विभक्त किया गया है। भारत में केंद्रीय सचिवालय के अंतर्गत शासन के प्रत्येक कार्य से संबंधित कोई न कोई विभाग अवश्य कार्यरत है, चाहे वह कार्य राज्य सूची से संबंधित क्यों न हो। सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन का कार्य सरकारी संस्थाओं को दिया गया है। इसे द स्प्लिट सिस्टम का नाम दिया गया है। पॉइंट नंबर 12, अधिकारी पदों पर अभी भी अवधि प्रणाली लागू है। अब है संगठन एवं कार्य प्रणाली। भारत सरकार के कार्यों को निष्पादित करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार नियम 1961 तथा भारत सरकार कार्य संचालन नियम 1961 निर्मित किए गए हैं। इन नियमों के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों का निर्माण किया गया है। भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों, कार्यालयों के कार्यों का संचालन इन नियमों के अंतर्गत निश्चित किए गए विषयों का
के वितरण के अनुसार होता है। मंत्रिमंडल को प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यरत है, जो केंद्रीय सचिवालय में परिवर्तन या संशोधन संबंधित कार्यवाहियां प्रधानमंत्री के निर्देशों पर करता है। सन 1961 से 2004 तक भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों तथा उनके कार्य आवंटन में 272 बार संशोधन हो चुके थे। प्रत्येक मंत्रालय का शीर्ष नियंत्रणकर्ता एक मंत्री होता है, जो कैबिनेट स्तर पर अथवा स्वतंत्र प्रभार के रूप में राज्य मंत्री होता है। राज्य मंत्री की सहायता उप मंत्री तथा संसदीय सचिव होता है, जो संबंधित विभाग के कार्यों तथा आकार को देखते हुए नियुक्त किया जाता है। किसी विभाग या मंत्रालय की नीतियां, कार्यक्रमों तथा कार्यकरण के लिए शीर्षस्थ मंत्री उत्तरदायी होता है, जो प्रधानमंत्री के सम्मुख एवं संसद के सदनों में विभाग का पक्ष प्रस्तुत करता है। अब देखिए राजनीतिक कार्यपालिका में क्या होता है। सबसे पहले प्रधानमंत्री के अंडर में कैबिनेट मंत्री के अंडर में राज्य मंत्री के अंडर में उप मंत्री के अंडर में संसदीय सचिव। अब संसदीय सचिव जो अब इनका क्या होता है, आंतरिक ढांचा और संबंधित प्रभारी, यानी आंतरिक इनका सिस्टम क्या होता है। तो आंतरिक ढांचे में मंत्रालय होता है, मंत्रालय का मुख्य प्रभारी मंत्री होता है, फिर विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, उनका अधिकारी सचिव होता है, खंड होते हैं जिसके अतिरिक्त संयुक्त सचिव होता है, फिर संभाग होते हैं उनमें उप सचिव होता है, शाखा होती है वहाँ पर अवर सचिव होता है, अनुभाग होते हैं वहाँ अनुभाग अधिकारी काम करता है। बहुधा उप सचिव से ऊपर एवं संयुक्त सचिव के नीचे निदेशक पद भी सृजित किया जाता है। यह पद सन 1960 में सृजित किया गया था। सचिव के अधीन विशिष्ट सचिव, अतिरिक्त या अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव तथा लोक सेवक पदस्थापित होते हैं। मंत्रालयों तथा विभागों में अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी सामान्य सेवाओं से संबंधित होते हैं, जबकि कार्यकारी संस्थाओं में विशेषज्ञ अधिकारी कार्यरत होते हैं। लिपिकीय या मंत्रालयिक कार्य निष्पादित करने हेतु केंद्रीय सचिवालय सेवाओं के कार्मिक पदस्थापित होते हैं। सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव स्तर तक को प्रायः उच्च प्रबंध निदेशक, उप सचिव एवं अवर सचिव को मध्य स्तरीय प्रबंध तथा इससे नीचे के कार्मिक वर्ग को निम्न प्रबंध में वर्गीकृत किया जाता है। प्रशासनिक सुधार आयोग का मत था कि सचिव को समन्वयक तथा नीति के पथ प्रदर्शक, समीक्षक एवं मूल्यांकनकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। दूसरी ओर टोटेन हेस समिति का मानना था कि अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव पर्याप्त सोच समझकर सृजित होने चाहिए, से ऐसा न हो कि ये पद सस्ते सचिव या महंगे उपसचिव सिद्ध हो। किसी मंत्रालय के अधीन कितने विभाग, खंड, संभाग, शाखाएं होंगी, इसका निर्धारण मंत्रालय के कार्यों, प्रकृति, क्षेत्र पर निर्भर करता है। केंद्रीय सचिवालय में मंत्रालयों, विभागों तथा उनके खंडों एवं संभागों इत्यादि की संख्या और पदनाम इत्यादि IAS संवर्ग के अधिकारियों के संवर्ग प्रबंधन की दृष्टि से निर्धारित होते हैं। गृह, वित्त तथा उद्योग बड़े मंत्रालय हैं, जबकि वस्त्र, जल संसाधन तथा खान मंत्रालयों का आकार तुलनात्मक रूप से छोटा है। सचिव, अतिरिक्त सचिव तथा संयुक्त सचिव नीति संबंधी मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उप सचिव के अधीन प्रायः 2 शाखाएं होती है, जो अवर सचिव या ब्रांच ऑफिसर के नियंत्रण में होती है। प्रत्येक शाखा के अधीन 2-4 अनुभाग होते हैं, जो अनुभाग अधिकारी के अधीन होते हैं। अनुभाग अधिकारी अवर सचिव मध्यस्थ स्टाफ के मध्य कड़ी का कार्य करता है। अनुभाग केंद्रीय सचिवालय के किसी भी विभाग की निम्नतम प्रशासनिक इकाई है। प्रत्येक अनुभाग में सहायक, वरिष्ठ लिपिक, टंकक तथा आशुलिपिक कार्य करते हैं। अधिकांश मंत्रालयों में अनुभाग की भांति डेस्क सिस्टम भी बनाया गया है। डेस्क ऑफिसर सिस्टम की शुरुआत ब्रिटिश व्हाइट हॉल परंपरा पर सन 1950 के कुछ मंत्रालयों में चालू की गई थी, जो जनवरी 1973 में व्यापक रूप से प्रचलित है। डेस्क अधिकारी पद अनुभाग अधिकारी तथा अवर सचिव द्वारा वहन किया जाता है। कुछ विभागों में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का पद भी सृजित किया जाता है। वस्तुतः OSD विशेषाधिकारी का पद स्तर तथा कार्य निश्चित नहीं होता है। यह पद प्रशिक्षण प्राप्ति पर फिर राजनीतिक लाभ देने दोनों ही दृष्टियों से उपयुक्त रहता है। इसकी पदावधि भी निश्चित नहीं है। विभाग के स्टैंडिंग ऑर्डर में कार्मिकों के कार्यों का बंटवारा किया जाता है। लोक सेवाएं, सिविल सर्विसेज।
केंद्रीय सचिवालय अर्थात भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों में नियुक्त होने वाले अधिकारी एवं कर्मचारी विभिन्न प्रकार की लोक सेवाओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय सेवाएं, केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर की सेवाएं या केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवाएं। 3 अखिल भारतीय सेवाओं यथा प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा के अधिकारी भारत में कहीं भी पदस्थापित हो सकते हैं। सर्वोच्च प्रशासनिक पदों पर इन अधिकारियों की नियुक्ति होती है। इसके पश्चात केंद्रीय सेवाएं हैं, जिनके अधिकारी मंत्रालयों तथा कार्यकारी विभाग में कार्यरत होते हैं। केंद्रीय सचिवालय सेवा की 5 ग्रेड क्रमशः वरिष्ठ चयनित ग्रेड, ग्रेड फर्स्ट, अनुभाग अधिकारी ग्रेड तथा सहायक ग्रेड है। केंद्रीय सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा की वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव ग्रेड, प्रमुख निजी सचिव निजी ग्रेड सचिव ग्रेड ए एवं बी, स्टेनोग्राफर या निजी सहायक ग्रेड सी तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी अथवा ग्रेड 5 ग्रेड है। जबकि केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवाओं की 2 ग्रेड है। अनुभाग अधिकारी तथा सहायक ग्रेड के पद पदोन्नति एवं सीधी भर्ती दोनों प्रकार से भरे जाते हैं। अवर सचिव से लेकर सचिव तक के पद भारतीय प्रशासनिक सेवा का या केंद्रीय सेवाओं श्रेणी 1 से भरे जाते हैं। ग्रेड 1 चयनित ग्रेड तथा निजी सचिव ग्रेड के पद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन है, अतः इनका केंद्रीय सचिवालय के किसी भी विभाग में पदस्थापन हो सकता है, जबकि अन्य अधीनस्थ पद सचिव संबंधित मंत्रालय और विभागों के अनुसार विकेंद्रीकृत कर दिए गए हैं। केंद्रीय सचिवालय के विभिन्न मंत्रालयों में अवर सचिव से संयुक्त सचिव तक के पद भरने के लिए शुरू में केंद्रीय संस्थापना मंडल का गठन किया गया था, जिसे सन 1970 में वरिष्ठ चयन मंडल एवं केंद्रीय संस्थापना मंडल में विभक्त किया गया। सचिवालय कार्मिकों के दायित्व। अब सचिवालय केंद्रीय सचिवालय कार्यालय नियम पद्धति के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालय और विभागों में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के निम्नलिखित दायित्व सौंपे गए हैं। अवर सचिव, पहला है अवर सचिव। जब किसी मंत्रालय में 2 या 2 से अधिक अनुभाग है, उसमें अवर सचिव शाखा प्रभारी होता है और वह उस शाखा का कामकाज निपटाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके प्रभाराधीन अन्य अनुभागों से प्राप्त कार्य को निपटाने का उत्तरदायित्व भी अवर सचिव का है। शाखा अधिकारी के रूप में यथासंभव अधिक से अधिक मामले यह अपने स्तर पर निपटाता है, किंतु महत्वपूर्ण मामलों में वह उपसचिव अथवा उससे उच्च स्तर के अधिकारियों से आदेश प्राप्त करता है। दूसरे नंबर पर अनुभाग अधिकारी होता है। इसके पद के मुख्य दायित्व हैं सामान्य कर्तव्य, डाक से संबंधित उत्तरदायित्व, ड्राफ्ट जारी करने से संबंधित उत्तरदायित्व, मामलों का स्वतंत्र रूप से निस्तारण, रिकॉर्ड रखने की सूची बनाने से संबंधित दायित्व। यानी सामान्य कर्तव्य क्या क्या होते हैं इनके? कर्मचारियों के बीच यथासंभव समान रूप से कार्य का वितरण, स्टाफ को प्रशिक्षण देना, उनकी सहायता करना, सलाह देना, कार्य की व्यवस्था में समन्वय, अनुभाग में व्यवस्था अनुशासन बनाए रखना, स्टाफ के आवास पतों की सूची रखना। डाक से संबंधित क्या होता है? पावती की जांच करना, डाक से साथ पावती प्रस्तुत करना जिसे शाखा अधिकारी उच्च अधिकारी देखेगा। डाक संचालन के लिए में किसी प्रकार की बाधा पर निगरानी रखना और सप्ताह में एक बार अनुभागीय डायरी की यह जानने के लिए समीक्षा करना कि डायरी सही तरह से रखी जाती है। और ड्राफ्ट जारी करने में क्या होता है? यह जांच करना कि ड्राफ्ट जारी करने से पहले ड्राफ्ट में सभी संशोधन कर दिए गए हैं। यह उल्लेख करना कि ड्राफ्ट की स्पष्ट प्रति आवश्यक है अथवा नहीं। अतिरिक्त प्रतियों की अपेक्षित संख्या का उल्लेख करना। जांच अधिकारी सभी संलग्न लगाए गए हैं अथवा नहीं। प्राथमिकता का उल्लेख करना। प्रेषण की विधि का उल्लेख करना और कार्य के दक्षता पूर्वक एवं शीघ्र निपटान के लिए विलंब की जांच करने से संबंधित उत्तरदायित्व होते हैं। इनके कार्य की प्रगति पर नियंत्रण निगरानी रखने के महत्वपूर्ण प्राप्तियों पर ध्यान देना, सुनिश्चित करना कि बकाया और अन्य विवरणियाँ समय पर प्रस्तुत की जाती है, आवधिक विवरणियों की सूची के प्रति सप्ताह जांच करना तथा ऐसे मदों पर उपयुक्त कार्रवाई करना जिन पर अगले सप्ताह विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर मामलों पर स्वतंत्र रूप से निस्तारण, स्मरण पत्र जारी करना, गैर वर्गीकृत स्वरूप की तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त करना अथवा उपलब्ध कराना, कोई अन्य कार्रवाई करना जिसे अनुभाग अधिकारी स्वतंत्र रूप से करने के लिए प्राधिकृत है। रिकॉर्ड रखने और सूची बनाने से संबंधित दायित्व है। फाइल दर्ज करने और उसके वर्गीकरण का अनुमोदन करना, नष्ट करने से पहले दर्ज की गई फाइल पर पुनर्विचार करना, अनावश्यक अतिरिक्त प्रतियों की
आवधिक छटाई करने की व्यवस्था करना, पर्यवेक्षण करना, अनुभाग में रखे जाने के लिए अपेक्षित रजिस्टरों का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना, पुस्तक संदर्भ पुस्तकें, कार्यालय आदेश आदि का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना, उन्हें अद्यतन रखना, अनुभाग में साफ सफाई तथा सुव्यवस्था निश्चित करना, महत्वपूर्ण और जटिल मामलों को स्वयं निपटाना, विभागीय सुरक्षा अनुदेशों के सख्ती से पालन करना। ये सारे काम किसके होते हैं? अवर सचिव के। सहायक अवर सचिव, अब उसके अंडर में जो सहायक अवर सचिव होता है वो उनके जैसा ही काम करता है जो एक्स्ट्रा के होते हैं। जैसे कि यह देखना कि जांच के लिए प्रस्तुत सभी तथ्यों का सही उल्लेख है कि नहीं, तथ्यों में किसी तरह की गलती अथवा गलत विवरण का पता लगाना, जहां आवश्यक हो विषय से संबंधित पूर्ण निर्णयों अथवा नियमों विनियमों पर ध्यान देना, यदि आवश्यक हो निर्देश फाइल प्रस्तुत करना और संगत तथ्य तथा आंकड़े उपलब्ध कराना, विचारार्थ विषय को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना, जहां संभव हो कि जाने वाली कार्यवाही का सुझाव देना। अब उसके बाद होता है निजी सचिव या वैयक्तिक सहायक या आशुलिपिक। वह अपने अधिकारी का नियमित स्वरूप का कार्य करेगा, जैसे पत्रादि भेजना, फाइल में क्रमबद्ध रूप से कागज रखना, लिखने का कार्य, मिलने का नियत समय नियत करना, बैठक की व्यवस्था करना, जानकारी एकत्रित करना, ताकि अधिकारी अपने कार्य में अधिक से अधिक समय दे सके जो विशेष रूप से उसके लिए सुनिश्चित है। निजी सहायक उसे सौंपे गए गोपनीय और गुप्त पत्रों की गोपनीयता रखता है। प्रकार, टाइप्स। यदि व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो सरकारी तंत्र में मंत्रालयों, विभागों एवं स्थानीय इकाइयों से लेकर लोक उद्यमों तक सभी प्रकार के कार्यालय प्रशासनिक संस्थाओं की श्रेणी में आ जाते हैं, किंतु किंचित समिति या विशिष्ट दृष्टिकोण से व्याख्या करें तो सरकारी तंत्र के कतिपय विशिष्ट निकाय ही इस श्रेणी में रखे गए हैं। जैसे कि मंत्रालय एवं विभाग, सचिवालयी व्यवस्था से जुड़े ऐसे कार्यालय मंत्रालय या विभाग कहलाते हैं जिनको कार्य आवंटन नियम 1961 की प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया जाता है। ये नीति निर्माण के उच्च स्तर होते हैं। यदि सरकारी नीतियों के निष्पादन के लिए कार्यकारी कार्यवाही या निर्देशन का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो तो उसे विभाग अपने अधीन संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय नामक कार्यकारी एजेंसियां रख सकता है। संबद्ध कार्यालय ऐसे कार्यालय जिन पर यह जिम्मेदारी होती है कि उनके विभाग ने जो नीतियां निर्धारित की है उनके कार्यान्वयन के लिए वे आवश्यक कार्यकारी निर्देश दें। वे तकनीकी जानकारी के संग्रह केंद्र के रूप में भी कार्य करते हैं और विभाग से संबंधित प्रश्नों के तकनीकी पहलुओं पर वे अपने विभाग को सलाह भी देते हैं। जैसे कि संस्कृति मंत्रालय में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, गृह मंत्रालय में महापंजीयन, जनगणना तथा मुख्य लेखा नियंत्रक इत्यादि। अधीनस्थ कार्यालय ऐसे कार्यालय आमतौर पर क्षेत्र स्थापनाओं अथवा एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं जो सरकारी नीतियों को व्यापक रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। संवैधानिक निकाय ऐसे निकाय जिनका गठन भारत के संविधान में के उपलब्ध उपबंधों के अनुसार किया जाता है। सांविधिक निकाय ऐसे निकाय जिनकी स्थापना संसद के कानून अथवा अधिनियम के अनुसार की जाती है। स्वायत्त निकाय ऐसे निकाय जिनकी स्थापना सरकार द्वारा सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए की जाती है। यद्यपि इन्हीं निकायों को संगम, ज्ञापन आदि के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन करने की स्वतंत्रता दी गई है, फिर भी इस प्रकार का नियंत्रण होता है क्योंकि इसके लिए निधि भारत सरकार प्रदान करती है। सार्वजनिक उपक्रम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उद्योग का यह वह भाग है जिस पर पूर्णतः अथवा अंशतः सरकार का नियंत्रण होता है। इन उपक्रमों का गठन कंपनी अथवा निगम के रूप में किया जाता है। इसमें वो राष्ट्रपति अथवा उसके नामिती का शेयर होता है। इसका संचालन निर्देशक वार्ड करता है जिसमें सरकारी गैर सरकारी व्यक्ति होते हैं। अब उपयुक्त विवरण सभी प्रकार की प्रशासनिक संस्थाओं की व्याख्या नहीं करता है, वस्तुतः इन संस्थाओं के वर्गीकरण के आधार हो सकते हैं। अब होता है स्थायित्व। स्थायित्व के आधार पर इन्हें 3 रूपों में बांटा जा सकता है: स्थायी, संस्थायी और अस्थायी। परिसीम स्थायी एकदम से तात्पर्य निरंतर लंबे समय से कार्यरत तथा भविष्य में बने रहने वाले संगठन। संस्थायी से आशय उन संस्थाओं से है जो स्थायी है, न ही अस्थायी। इस श्रेणी में वित्त आयोग आता है, जैसे 5 वर्ष में नए सिरे से गठित होता है। परिसीमन आयोग विनिवेश आयोग है। गठन का कार्य के आधार पर भारतीय प्रशासनिक संस्थाएं इस प्रकार वर्गीकृत: संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय, लोकोपक्रम, कार्यकारी आदेश से गठित निकाय, स्वायत्त शासी निकाय।
यानी कि संवैधानिक निकाय जिन प्रशासनिक सेवाओं को संस्थाओं को उनके अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए संविधान में स्थान दिया गया है वे इस श्रेणी में आती है। सांविधिक निकाय संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशिष्ट कानून के माध्यम से सृजित संस्थाएं इस श्रेणी में आती है। इसके गठन, शक्तियों, कार्यक्षेत्र इत्यादि का विवरण संबंधित अधिनियम से होता है, अतः सरकार द्वारा इन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती है। लोक उपक्रम इस श्रेणी में सरकारी उद्योग आते हैं जिन इनके 3 प्रकार हैं: विभागीय, सरकारी उपक्रम और सार्वजनिक निगम। यानी विभागीय में रेलवे, डाक, तार, सार्वजनिक निगम में भारतीय रिजर्व बैंक और सरकारी कंपनी में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड इत्यादि। कार्यकारी आदेश कार्यकारी आदेश से गठित निकाय इस श्रेणी में वे संस्थाएं निकाय सम्मिलित है जिनका गठन मंत्रिमंडल या किसी मंत्रालय द्वारा जारी कार्यकारी आदेश या प्रस्ताव द्वारा किया जाता है। स्वायत्तशासी सरकार के अधिसंख्य शैक्षणिक, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अकादमिक प्रकृति के संस्थान इस श्रेणी में सम्मिलित है। सामान्यतः इसका पंजीकरण सोसाइटी अधिनियम में करवाया जाता है। कार्यक्षेत्र की प्रकृति के आधार पर गठित होने वाली प्रशासनिक संस्थाओं में नियामकीय निकाय और वे होते हैं जो किसी कानून के क्रियान्वयन, नियंत्रणकारी कृत्य निष्पादित करते हैं। अर्ध न्यायिक प्रकृति के न्यायाधिकरण में भी इसी श्रेणी में आते हैं। भारतीय प्रेस परिषद, कॉपीराइट बोर्ड, नियंत्रक महालेखा परिषद, निर्वाचन आयोग इसी श्रेणी के निकाय है, जबकि विकास कार्यक्रमों को समर्पित योजना आयोग विकासोन्मुख निकाय की श्रेणी में आता है। नामकरण के आधार पर पहचाने जाने वाली प्रशासनिक संस्थाओं का विवरण यहाँ दिया जा रहा है। एक समान नामकरण की 2 संस्थाएं एक जैसी शक्तियां एवं प्रकृति से युक्त होंगी, ऐसा कदापि नहीं है। आयोग: संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग। बोर्ड: माध्यमिक शिक्षा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, सचिवालय, चलचित्र प्रमाणन बोर्ड या परिषद: अंतर्राज्यीय परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद। अधिकरण: केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, आयकर अपील अधिकरण। प्राधिकरण: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण। संगठन: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। अभिकरण: भारतीय नवीन ऊर्जा विकास अभिकरण, रक्षा सूचना अभिकरण, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण। ब्यूरो: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो, अनुसूचना ब्यूरो। निगम: भारतीय खाद्य निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम। संस्थान: राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। प्रतिष्ठान: डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान, मौलाना आजाद प्रतिष्ठान। ट्रस्ट: नेशनल बुक ट्रस्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट। ये सारे आते हैं। नियामकीय अभिकरण: ऐसी प्रशासनिक संस्थाएं जो किसी कार्य या गतिविधि को निष्पक्षता पूर्वक संचालित करने, किसी लोक कानून को क्रियान्वित करने तथा संबंधित कार्यक्षेत्र को नियंत्रित करने की वैधानिक शक्ति से परिपूर्ण होती है, वे नियामक अभिकरण कहलाती है। आम जन की दृष्टि में ऐसे अभिकरण इंस्पेक्टर राज के परिचायक होते हैं। सामान्यतः नियामकीय अभिकरण निम्नलिखित विशेषताएं रखते हैं। नियामकीय अभिकरण मूलतः लोक प्रशासन के परंपरागत कार्य अर्थात कानून व्यवस्था निर्धारण, नियमों का संचालन तथा मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के से संबंधित कार्य करते हैं। कानून का राज स्थापित करना इसका मुख्य ध्येय होता है। प्रायः इसके पास दोषी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने की शक्ति होती है। ऐसे अभिकरण किसी मंत्रालय के अधिकारी कार्यकारी अभिकरण अर्थात निदेशालय के रूप में हो सकते हैं, तो विशिष्ट कानून के अंतर्गत भी गठित हो सकते हैं। इसके पदाधिकारियों के पदनाम भी तदनुरूप आयुक्त, अधीक्षक, नियंत्रक, महानिदेशक, निरीक्षक इत्यादि होते हैं। इसकी कार्य प्रणाली तुलनात्मक रूप से अधिक कठोर होती है। इसमें नवाचार की संभावना भी कम रहती है। नियामकीय अभिकरणों की श्रेणी में मुख्यतः पुलिस संगठन आते हैं, तथापि विभागों के अभिकरण भी महत्वपूर्ण है। लाइसेंस, कोटा, परमिट इत्यादि तथा डंडा राज से पहचाने जाने वाले अभिकरण भ्रष्टाचार के गढ़ भी माने जाते हैं। कतिपय प्रमुख विभागीय नियामकीय अभिकरण इस प्रकार से: भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्वाचन आयोग, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड, कॉपीराइट बोर्ड, भारतीय प्रेस परिषद, कंपनी विधि बोर्ड, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इत्यादि।